हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। वैसे उम्मीद से एक बात याद आ गई कि उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं। और एग्ज़ाम के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के मीनिंग को समझते हैं। पॉलिनोमियल में देखा जाए, पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, पहले इसी को समझ लेते हैं, ऊपर ऊपर समझते हैं पहले। पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म। अब ये है, अगर इतना समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपको अगले के कंटेंट्स के बारे में लेके चलते हैं, अगले चीज़ों पे। ये है हमारा कंटेंट्स। दोस्तों, आपने एक वर्ड के बारे में आपको पता ही होगा, वैरी के बारे में। वैरी का क्या मतलब होता है? वैरी मीन्स जो बदलता हो, चेंज हो जाओ, चेंज होता हो। जैसे मैंने इस पे एक सेंटेंस भी लिखा है, द एयर टेम्परेचर ऑन अ डे कीप्स ऑन वेरिंग। मतलब एयर टेम्परेचर जो है, एयर के जो टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर वो वेरिंग कर रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मतलब वेरिंग मतलब होता है बदलना। और यहीं से एक वर्ड आया हमारे पास, वेरिएबल। मैथ में एक वर्ड आया है, वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, आप लोग को पहले पता होगा। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल इज ए क्वांटिटी whose value can change। वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे कि एक्स वाई जेड। अब आप बताइए, अब बताइएगा कि अब बताइए, आपने x के वैल्यू कितने बार निकाले होंगे? कभी x के वैल्यू 2, कभी x के वैल्यू -3, कभी x की वैल्यू 5, ऐसे आया होगा। ये x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, आपने कितनी बार निकाला होगा? क्या ऐसा कभी होता है कि मैंने x की वैल्यू क्लास 5 में कुछ और निकाली, जैसे x की वैल्यू 4 निकाली थी, 10th में भी x की वैल्यू 4 ही आएगी? ज़रूरी है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस x की वैल्यू रेगुलेट कर रही है, बार बार बदल रही है, वैरी कर रही है ये, इसीलिए मैंने इसको वेरिएबल का। तो वेरिएबल वो होती है जिसकी वैल्यू सिंपल है, बदलती है, चेंज होती है, बदलने वाला। वैसे हमारे फ्रेंड्स में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो बदलने वाले होते हैं, वो भी उसके उसके नेचर को हम क्या कह सकते हैं, तुम्हारा नेचर जो है वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि वेरिएबल क्या होती है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, उसी प्रकार से मैथ्स में अगर कोई चीज़ बदलने वाली चीज़ है तो कोई सख्त भी तो हो सकता है। सख्त कौन है? तो सख्त हमारा कांस्टेंट है, ये अपने वैल्यू कभी नहीं बदलता। ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ये जो कांस्टेंट है कभी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कभी बदलता नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आप बचपन में 4 मीन्स पढ़े होंगे, कोई 4 चीज़, 1 2 3 4, कोई 4 चीज़। आप बड़े हो गए, अभी भी 4 का मतलब यही होता है। 5, अब बचपन में 5 मतलब पढ़ेंगे, कोई 5 थिंग्स, अभी भी हैं। और आगे बूढ़े हो जाएंगे आप लोग, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर कोई और आएगा, उस समय 5 का भी मतलब यही वाला 5 होगा। मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। एक्स ये जो है अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो ये होता है हमारे कांस्टेंट, जैसे कि 2, 9, -5, 3/4, √5, ये सभी हमारे कितने क्या है? कांस्टेंट है। आपने वेरिएबल को समझ लिया, यानी एक्स वाई जेड ये सभी हमारे वेरिएबल्स हैं, ये सभी हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब टर्म क्या होता है? अरे टर्म कुछ नहीं होता है, देखो ध्यान से, सिंपल सी चीज़ है। टर्म जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का अगर हम मिला देते हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, तो वो हमारे टर्म बन जाते हैं। और क्या यही एक टर्म है? नहीं, टर्म और भी होती है, जैसे एक्स अकेला भी एक टर्म होता है, 5 अकेला भी एक टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, जैसे कि देखते
आपने ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ज़रूर देखे होंगे, ज़रूर देखा होगा आपने। जैसे ये हो गया, ये हो गए, ये हो गए। इस प्रकार के आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ज़रूर रूबरू हुए होंगे और देखे भी होंगे और सॉल्व भी किए होंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम है पढ़ाई का। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे ये अगर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है। यहाँ देखें, कांस्टेंट अकेला भी एक टर्म है, वेरिएबल अकेला भी एक टर्म है, कांस्टेंट अकेला भी एक टर्म है, वेरिएबल का प्रोडक्ट खुद में एक टर्म बन जाता है। और ये दोनों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों मिल करके हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये जैसे मैं बात करूं, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई एक्स, ये दोनों मिल करके, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म मिल करके, सॉरी मैं टर्म का याद कर दिया, एक कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये हमारा है कांस्टेंट और ये हमारा वेरिएबल है, और इससे बना मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बात समझ में आई? अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम जमा कर दें, इसी एक्सप्रेशन को, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो वो अलग अलग टर्म में जमा होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि ये और इसको हम टर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो ये एक टर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ए टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक टर्म क्या होता है? एक एक्सप्रेशन का सिंगल पार्ट होता है। सिंगल पार्ट, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, एक पूरा ये एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का सिंगल पार्ट, जैसे कि ये एक सिंगल पार्ट, ये एक सिंगल पार्ट, ये एक सिंगल पार्ट। एक्सप्रेशन का सिंगल पार्ट यानी एक अकेला पार्ट टर्म कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और क्या कह रहा है इसमें, विच में कंटेन्स कांस्टेंट वेरिएबल्स और देयर प्रोडक्ट्स। जिसमें क्या क्या हो सकते हैं वो टर्म? कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, या फिर उन दोनों के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यही होता है हमारा टर्म। जैसे कि 5x इज ऑल्सो ए टर्म, ये भी हमारा एक टर्म ही है, ये भी एक टर्म ही है, ये भी एक टर्म ही है। क्या बात समझ में आई? सारे क्या है? हमारे एक टर्म बन जाते हैं, ठीक है। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सभी मिलकर के हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। चीज़ों को जोड़ना है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 सभी को tn तक जाने तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है वो। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये होते हैं हमारे प्लस और माइनस। और जितने सारे, जैसे मैंने यहाँ देखो प्लस माइनस किया है, यहाँ पे प्लस माइनस किया है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को कौन डिवाइड करता है, टर्म्स को कौन अलग करता है? तो वो टर्म्स को अलग करते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस और माइनस। टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को क्या समझे? A term is a part of an algebraic expression separates by plus or minus। टर्म क्या होता है हमारा? एक algebraic एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, जिसको सेपरेट करते हैं, इसको अलग करते हैं, वो हमारे होते हैं प्लस या फिर माइनस। ये हमारे क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर आ गया है तो ज़रूर बताएं कमेंट में, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशन, देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये देखिए, x² माइनस 3x प्लस 2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, आगे मुझे ज़्यादा नहीं सोचना भी। -3x⁻−2 प्लस x−7, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7y² प्लस 8x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। -9x⁻56 माइनस 99, ये भी हमारे क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए। ये भी हमारे, ये सभी आप देख सकते हैं, ये सभी हमारे क्या है?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सभी हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे कहता है मैंने लिखा है नॉट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, यहाँ पर भी, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, 5 टर्म्स ही है। 1 2 3, यहाँ 3 टर्म है। इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 टर्म है। अब हम आते हैं दूसरे चीज़ पे, वो होता है हमारा क्या, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, द नंबर बाय विच ए वेरिएबल इज मल्टीपल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीपल में होते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीपल में होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ देखिए 3x+5, अब बताइए यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वेरिएबल के साथ है मल्टीपल में कौन है, 5 क्या, नहीं, प्लस क्या, नहीं भैया, 3। तो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट मल्टीपल में होते हैं, जैसे कि 3 क्या है, मल्टीपल्स में है। जब ये 3 मल्टीपल्स में, इसका मतलब ये क्या है, ये x के कोफिशिएंट है, x के क्या है, ये कोफिशिएंट है, क्योंकि ये x के साथ प्रोडक्ट में है। ठीक है, द नंबर बाय विच ए वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे 4x+9, इसमें देखा जाए तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे, what is the coefficient of x square in 3x minus 6x square plus 2√3। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी 2√3 और ऑप्शन नंबर डी -6। अब जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनमें से कौन से है। अब आता है हमारा फाइनली जिसका इंतजार था वो आ गया, वो कौन है, वो है हमारे पॉलिनोमियल भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, भाई साहब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व बस इतना होता है, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ तक क्या बात समझ में आई आपको, शायद समझ में नहीं आया। ये भी एक अलजेब्रिक, मैं आपको एक बार फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए। पहला क्या लिखा हुआ है, मैं सबको लिखते थोड़ा बड़े बड़े अलग अलग करके लिखता हूँ, x² - 3x+2, ये है। ठीक, इसमें देखिए पावर्स को देखिए, किसके, वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स के पावर 2 है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स के पावर 1 है। ठीक, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -3x⁻²+ x-7, यहाँ देखिए वेरिएबल पे पावर माइनस में है और वो -2 है, और यहाँ वेरिएबल पे पावर 1 है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे इसमें है, आगे है इसमें ये 7y² + 8x 2 और 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक मैं इसको ले लूँ, -9x⁻56 - 99, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 56 नहीं, ये पूरा एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं एक और ले लूँ कि 2x² नहीं, ये नहीं, x⁻2/3 + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और चीज़, y⁻2.3 पर प्लस 7y + 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
तो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है ना, अलग होता है, थोड़ा सा अलग, डिफरेंट। वो क्या है डिफरेंट, उसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस बात को लेके हम चलेंगे। उसमें ये कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके जिसमें वेरिएबल के जो पावर होंगे वो नॉन निगेटिव होंगे। मतलब कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव में है, मतलब ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। बोलेंगे भैया तुम मेरे ग्रुप के नहीं हो, इसलिए तुम निकल जाओ। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके वेरिएबल्स के पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट में नहीं, 2.5 0.26 ऐसे टाइप में नहीं होना चाहिए। ना ही पावर रूट में होना चाहिए, जैसे √2 √3 ऐसे करके, ठीक है। तो वो होंगे हमारे क्या, पॉलिनोमियल, उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं तो 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाने भैया, वेरिएबल की पावर देखो, ठीक है, और इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव भी है, x² प्लस 3x प्लस 2, देख सकते हो आप, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भैया जनरल फॉर्म क्या होता है एक पॉलिनोमियल का। ये जनरल फॉर्म क्या होता है, दिखता कैसा है, एक्चुअली में दिखता कैसा है, उल्टा सीधा कभी कभी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में दिखता कैसा है ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है x⁴n प्लस bx⁴n−1 cx⁴n−2 प्लस डॉट 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 प्लस के। नहीं समझ में आया? समझाते हैं, क्यों नहीं समझाएंगे, यहाँ देखो ध्यान से। अब क्या होगा, जैसे कि बात करा कि ये ax2, अब ये तो डॉट डॉट में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, x⁴n प्लस bx⁴n−1 प्लस c, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ cx⁻², ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2। अब आप थोड़ा नज़र गड़ाए रखिएगा, यहाँ पे नज़र ध्यान से यहाँ पे लगा के देखिएगा। n की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 2 ले ली। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब n की वैल्यू इसमें रखते हैं, ax² प्लस bx2−1 प्लस cx2−2। अब यहाँ क्या होगा, ax² प्लस bx⁴1 प्लस cx⁴0। फाइनली ये कैसे लिखाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखाएगा, क्योंकि x⁴0 का वैल्यू 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई c, तो हमारा कितना आएगा, c ही आएगा, है ना। और किसी पावर 1 का मतलब अगर हम वो उसको नहीं भी लिखें तो भी चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारे पावर्स होते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। ज़्यादातर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और अगर मुझे कोई सवाल सॉल्व करने हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना बेटर होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पावर्स धीरे धीरे घट रहे हैं, n में से पहले n था, फिर n में से फिर 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, इस प्रकार से एक 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 कम होता जाता है, ठीक है। वही होता है हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म्स, जैसे कि ये 2 1 0, फिर अब और आगे टर्म होता तो और आगे जाता, ठीक है। यही होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, हमारे a b एंड c जो हैं और k हैं, ये हमारे रियल नंबर हैं, यानी ये वर्चुअल नंबर नहीं होना चाहिए, ये रियल नंबर होनी चाहिए। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, n की वैल्यू अगर मैं -2 ले लूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल रहेगा? अभी मैंने खुद बताया था कि पॉलिनोमियल वो होना चाहिए जिसके पावर्स नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, जिसके पावर जो है
नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए वो क्या होते हैं हमारे, वो पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं और ये बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर होते हैं कि वो पॉलिनोमियल हो। ठीक है, एन जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं होना तभी वो एक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ए बी और सी जो है हमारे पॉलिनोमियल के क्या है, कोएफिशिएंट है। अब आती है बात भैया पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, दिखता कैसा ये बताते हैं आपको। भैया पॉलिनोमियल को ऐसे पहचानो, पहली बात वेरिएबल की पावर नेगेटिव में, रूट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में ना हो। यानी पॉलिनोमियल की जो पावर्स होनी चाहिए वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, रूट में भी नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पहला चीज़ अगर मेरा सेटिस्फाई करता है तो हम दूसरे चेकअप के लिए उसको देते हैं। दूसरे चेकअप में क्या करता है कि वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में ना हो, क्योंकि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो गया तो वो आखिर बात दोनों एक ही है, नेगेटिव पावर या डिनोमिनेटर में वेरिएबल दोनों तो बात एक ही है। मैंने इसीलिए कभी कभी जल्दी जल्दी में भूल जाता है। जैसे कि मान लो ऐसे दे दिया 4/x²। अरे भैया यहाँ तो लग रहा है कि हमारे वेरिएबल पे पावर जो है पॉजिटिव में है, लेकिन नहीं, आप गलत फहमी में सरदार, ये नेगेटिव में है एक्चुअली में। आप इसको जनरल फॉर्म के रूप में तो करिए पहले। यहाँ देखिए ये क्या है, हमारे नेगेटिव फॉर्म में है। ये क्या है, नेगेटिव में है। तो इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी में कहीं गलती ना हो जाए आप लोगों से कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये जो हमारे वेरिएबल हो वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। कौन ये रहेगा चलेगा, डिनोमिनेटर में हो चलेगा, लेकिन वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो, कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर में ना हो। मैंने वही बात कही जो डेसिमल या फ्रैक्शन में बात है, फिर से मैंने उसी बात को रिपीट किया कि कोई भी वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर में ना हो। जैसे कि मान लो कभी कभी होता है ना रूट, ऐसे होता है रूट 2 रूट है, जैसे x² + 2√x + 5। अब यहाँ देखिए यहाँ तो सही है, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव भी है, निगेटिव में भी नहीं है ये, और किसी फ्रैक्शन में भी पावर नहीं है, और ये जो मेरा x है वो रूट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक वेरिएबल है वो बेचारा फंस गया है। पॉलीमोनियल कहता है भैया पूरा चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि आप सबके लिए सही है, सबके लिए कंडीशन फुलफिल कर दी, लेकिन इसमें से एक भी अगर वेरिएबल, बड़ी एकता है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में एकता ये है कि अगर एक भी वेरिएबल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो पॉलिनोमियल खुद को कहेगा ही नहीं। कहेगा मैं तभी कहलाऊंगा जब सभी हमारे जो है कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे तभी। ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया जाए, ऐसे ध्यान से देखिए x³ + 2x² + 3√x + 9 इस प्रकार का है। क्या ये पॉलिनोमियल है भैया? यहाँ तो सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ नहीं कर रही है, यहाँ नहीं कर रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक भी नहीं होना चाहिए, सारा हो वो तो नहीं है ही, एकदम नहीं हो। अगर एक भी है तो एकदम नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, 0.1% भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं हो, बस इतना सा अगर ये तीनों बात को फॉलो कर रहा है वो तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नोट, एक बात को नोट करना, कांस्टेंट और कोफिशिएंट रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में हो तो कांस्टेंट, और मैं यहाँ देख कर लेता हूँ, कांस्टेंट और कोफिशिएंट रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी क्या कहलाएगा, हमारे पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैं बात करूँ कि ऐसे 1/2x² + 3x + 1। भैया हमको मतलब नहीं है कांस्टेंट कहाँ पे है, मुझे मतलब है वेरिएबल से। वेरिएबल हमारे सही तो है, मुझे बस ध्यान देना है वेरिएबल पे। भैया वेरिएबल को देखो, वेरिएबल को देखो, इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव में भी है, इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव में भी है, पॉलिनोमियल है, बात खत्म है, बात यही खत्म हो जाती मेरी, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ जैसे मैं देखूँ 2x² - √3x + 1, देख लो, इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव में भी पावर है, इंटीग्रल पावर है पॉजिटिव,
इससे मतलब नहीं है मुझे ये क्या है नहीं है, इससे मतलब नहीं है मुझे ये क्या है। मान लो यहाँ √7 होता, इससे भी मुझे मतलब नहीं है ये क्या है नहीं है। मतलब बस मुझे वेरिएबल से है, वेरिएबल से है, मुझे बस वेरिएबल को देखना है। पॉलिनोमियल को बस देखना है कि भैया मुझे वेरिएबल को दिखा दो। अगर किसी अंधे को बोले, सोचो मुझे अंधे को बोले कि बताओ ये वेरिएबल क्या है, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अंधे बोलेंगे, जो नहीं देख पाते हैं वो क्या कहेंगे पता है, बताओ वेरिएबल की पावर कितनी है। अच्छा बोलेगा x², पॉजिटिव है ना, हाँ बोलेगा है। और बताओ कितने वेरिएबल, बोले 2-3 वेरिएबल है। बोलेगा कि क्या सभी में पॉजिटिव पावर है, बोले हाँ। इंटीग्रल पावर है, हाँ। लगा दो भैया, एकदम 100% वो क्या होंगे, हमारे पॉलिनोमियल होंगे। इस प्रकार से पहचानना है, ठीक है। क्या बात समझ में आई आपको। अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉलिनोमियल को। आपके लिए मैंने कुछ ले गया हूँ मैं, इसको थोड़ा आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होंगे, कौन कौन सा नहीं होंगे। लास्ट वाला आपको बताना है कि ये बताइए आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको। बताइए पॉलिनोमियल है, वेरिएबल को देखना है, पावर 1 है यहाँ पे, है। वेरिएबल को देखना है ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है। वेरिएबल को देखना है बस, इसके पावर्स को देखना है, इसके पावर्स को देखना है। कहीं निगेटिव में तो नहीं है, कहीं कहीं पॉइंट में तो नहीं है, कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं है, इस प्रकार से देखना। कहीं डेसिमल में तो नहीं है, पॉइंट मतलब डेसिमल मतलब नहीं है। ये तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब पॉलिनोमियल ये भी है। अब ये 18, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ भैया यही पॉलिनोमियल है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कहा था इसके पावर 0 हो तो चलेगा, चलेगा 0 हो तो चलेगा, निगेटिव में ना हो, यानी निगेटिव में नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, ठीक है। इतना ये भी है। क्या ये है, यहाँ देखो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यहाँ देखो फुलफिल नहीं कर रहे भैया, गलत, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैंने कहा था कि नीचे नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए आप, नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, नहीं है ये पॉलिनोमियल। अब आपसे ये तीनों क्वेश्चन बताइए, इन तीनों में क्या है, कमेंट में बताइए। 8, 9, 10, क्या ये तीनों में तीनों पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, ध्यान से देखते हैं। अब मैंने आपको पावर्स के बारे में बताया कि पावर का बड़ा रोल होता है इसमें। कितनी पावर है, कैसी पावर है, दिखने में कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव इंटीग्रल कैसा है, वो सब ज़रूरी है। तो ये डिग्री भी पावर्स पे भी डिपेंड करता है, पावर्स पे ही डिपेंड करता है। वह किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी वैसे पॉलिनोमियल में जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखा जाए कितना है, उस पॉलिनोमियल का वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल के साथ, इस एग्जांपल को अगर हम देखें, 4x³ + 3x² - 2x + 3, ये हो गए हमारे। अब इसमें बताइएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ वेरिएबल पावर 1, अच्छा यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं 0, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं, 0 पावर यानी कि यहाँ पे तो 0 है, पावर 1 है, पावर 2 है, या पावर 3 है। अब थोड़ा बताइए कि किस मतलब वेरिएबल में, साबित तो वेरिएबल ही हमारे, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, यही मेरा हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 9x + 2, डिग्री कितना है 1, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 1। इसकी डिग्री कितने हो जाएंगे 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 3। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने क्लासिफिकेशन है,
कितने पार्ट हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर कितने कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले आता है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखिएगा ये डिग्री के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, कि वैसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री जीरो हो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि f(x) = 5, ये जो 5 है हमारे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कहें? क्योंकि इसमें इसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो ज़ीरो है, और इसके ज़ीरो का जो वैल्यू है वो 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 हो जाएगा। और 5 क्या एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, हम लोगों ने इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा ज़्यादा, ठीक है, वरना मैं हर एक चीज़ का मैं डीपली मैं बताता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ वरना वीडियोस बड़े हो जाएंगे। मैं इसको वन शॉट यानी वन शॉट में बनाना चाह रहा हूँ। ये हमारे आएंगे हाफ शॉट में आएंगे। ऐसा पहली बार वीडियो होगा जो कि हाफ शॉट में आएगा यूट्यूब पे। दूसरे हमारे जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड हुज कोफिशिएंट ऑल आर इक्वल टू ज़ीरो। इसके याद रखना, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल जो होते हैं इसके कोफिशिएंट डिफाइन पता नहीं क्या होता है, डिफाइन ही नहीं है ये। इसके क्या होते हैं, बस ज़ीरो को याद रखना, ये जो तुम्हारे ज़ीरो होते हैं ये ज़ीरो, यही कहलाता है हमारे ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना याद रखना बस। अब हमारे आते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल के कहेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x 9x + 5, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितने हैं, 1 है, तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं बात करूँ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इस पूरे को कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी पावर कितने हाईएस्ट, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक और आता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसकी 2 है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x² - 3x + 2, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें वेरिएबल की पावर एक 1 भी है एक 2 भी है, लेकिन वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, तो 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 होगा। इसमें भी देखा जाए कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। अब 3/4 + m², तो m यहाँ पे क्या है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज हो गया यहाँ पे इस बार। m क्या है हमारा वेरिएबल, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया मुझे। अब ध्यान से देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बहुत बड़ा योगदान है इस चैप्टर में। ठीक है, इसका क्या फॉर्म है, तो ax² + bx + c, ये होता है हमारे इसके जनरल फॉर्म। जहाँ में अगर देखा जाए वेयर a b एंड c आर रियल, ये a और b और c ये तीनों जो होना चाहिए वो रियल होने चाहिए, और a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ये क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक तभी ना बोल रहे हैं जब इसकी पावर 2 है, मतलब अगर यही ना रहे तो हम कैसे इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो एक हमारे भस्मासुर भाई साहब हैं जो है ज़ीरो, मतलब जिसके साथ लग जाए उसको ये ज़ीरो ही बना देते हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई में लग जाए उसको ज़ीरो बना देते हैं। अगर मान लिया जाए अगर हम a को 0 के बराबर कर दें तो ये मेरा 0 × x² + bx + c, तो ये 0 + bx हो जाएंगे + c। अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा, बेचारा इसका तो अपना इज्जत ही चला गया। ये अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, हम इसको कह ही नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे होता है
ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बी हो जाए जीरो के बराबर, सी हो जाए जीरो के बराबर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, हो जाए, लेकिन क्वाड्रेटिक में जो मेरा हाईएस्ट डिग्री है उसमें उसके कोफिशिएंट का वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम अगले आते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? सेम इसी की तरह, ए एक्स क्यूब, इसकी तरह नहीं, थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन स्टाइल इसका इसी तरह है। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, और उसमें भी ए जीरो के बराबर नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि ए जीरो के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ, ये जितने सारे थे ये सभी हमारे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये डिग्री के अनुसार था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 थी, इसलिए मैंने क्या कहा इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी? 3 नहीं है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, इसीलिए इसको क्या बोले? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस इतना ही याद रखना है। ये तो हमारे डिग्री के बेसिस पे था। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अब टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? टर्म के अनुसार हमारे पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही कवर करेंगे इसमें। जैसे मोनोमियल, इसके पास सिर्फ एक ही टर्म होता है, जैसे 5x माइनस 2x स्क्वायर, या ओनली 8, या 4x क्यूब। ये सभी क्या हमारे मोनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल हैज़ ओनली 2 टर्म, जिसके पास सिर्फ 2 ही टर्म हो, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 3। ये सिर्फ 2 टर्म है, देख सकते हैं, 1 2 1 2 1 2, 2 टर्म है इसमें। फिर बात करूँ इसकी, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? हैज़ ओनली 3 टर्म, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x, 3 टर्म है, मतलब ट्राइनोमियल है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 9, कितने टर्म है? 3 टर्म है, मतलब ये भी हमारे होंगे 3 टर्म, यानी इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 1 टर्म है मोनोमियल। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? होप की आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। या देखो, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। कहता है कि वैसा वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल में उसको रख दें, अगर हम पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को रख दें, उसका वैल्यू जीरो आ जाए। ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिखूं x माइनस 4। अब बताइए x की जगह मैं क्या रखूं? x की जगह मुझे क्या रखना चाहिए ताकि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए? आप कहेंगे कि x की वैल्यू 4 रख दो, देखो फिर जादू क्या होता है। जादू क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा बेचारा। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। किसकी वजह से जीरो हुआ? इस 4 की वजह से जीरो हुआ। इसका मतलब ये 4 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। वैसा वैल्यू जिस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जिस पॉलिनोमियल पे वो पूरा पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वो क्या कहलाता है? हमारे जीरो। उस पॉलिनोमियल के वो जीरो होंगे। यहाँ में लिखा है, जैसे मान लो एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, और इसमें अगर x का वैल्यू 2 रखने पर, अगर मैं उस पॉलिनोमियल में 2 रखूं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस पॉलिनोमियल का 0 तो होगा। 3 रखने पे 0 आ जाती है, उस पॉलिनोमियल के 0 3 होगा। अब यहाँ पे मैंने गामा को y लिख दिया था, क्योंकि मेरे कीबोर्ड में मैंने फ़ोन से अपना क्या बनाया, फ़ोन से मैंने PDF बनाया, तो यहाँ y वही मैंने गामा बना दिया था। ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल के 0 क्या क्या माने जाते हैं? जनरली हमारी इस बुक में सभी जगह अल्फा बीटा और गामा माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है, किसी पॉलिनोमियल की 0 कितनी होती है? आखिर कितनी होती है किसी पॉलिनोमियल की? तो याद रखना, ये पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करता है।
ये पॉलिनोमियल के डिग्री पे डिपेंड करता है कि अगर 2 डिग्री है, डिग्री 2 है तो उसकी मैक्सिमम 0 2 होंगी। डिग्री 3 है तो उसकी मैक्सिमम 0 3 होंगी। अगर डिग्री 1 है इसका मतलब ये होता है कि उसकी एग्जैक्ट 0 1 होंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसके 0 एग्जैक्टली 1 ही होंगे। जैसे बात करूँ यहाँ देखा जाए, एक और बात, आप लोग इस इक्वल का पावर जानते हो क्या? डू यू नो द पावर ऑफ इक्वल? जानते होंगे। अब ध्यान से देखिए, इस जीरो के मैं पावर को दिखाता हूँ थोड़ा, सॉरी जीरो नहीं, इक्वल के, जैसे 4 माइनस एक्स, अगर मैं इक्वल्स टू 0 लिखूं, फिर रुक जाओ 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू मैं 2 लिखूं, 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू -3 लिखूं। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा है स्टार्टिंग वाला। 4 माइनस एक्स मैंने क्या लिखा है? 0। तो याद रखिएगा x की वैसी वैल्यू आएगी, x की वैसी वैल्यू आएगी, x की, रुक जाओ, x की वैसी वैल्यू आएगी जो इस पूरे टर्म को 0 कर देगी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू वैसी आएगी, x की वैल्यू वैसी आएगी जो इस पूरे टर्म को क्या कर सकती है? एक मिनट रुक जाइए, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो जो इस पूरे टर्म को सिर्फ 2 बना देगी। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने सब कुछ वही लिखा, इक्वल, बस मैंने बराबर में 2 रखा, बराबर में 0 रखा, बराबर में ऐसे कितना भी कोशिश कर लीजिए। इसको देखिए थोड़ा सा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 है, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 और ये -4, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे -7, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 7। मतलब अगर आप इस 7 को इसमें रखेंगे उसकी वैल्यू -3 ही आएगी। आप करके देख लीजिए, हाँ या ना, मतलब इक्वल करके जो हम लिखते हैं वही आता हमारा। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए होंगे जीरो की क्या, इक्वल की क्या पावर होती है। अब सुनिए, पहले लीनियर पॉलिनोमियल की जो एग्जैक्टली 0 होती है वो 1 होती है, इतना बात का ध्यान रखना। फिर क्या, फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम 2 0 होते हैं, एग्जैक्टली नहीं होते हैं, मैक्सिमम 2 0 होता है, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, क्यों होता है ऐसा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कि बस इतना जान लीजिए आप, क्योंकि डिटेल में ज़्यादा जाना लंबे वीडियो हो जाएंगी। ठीक है, मैं जब स्टार्ट न्यू बैच करूँगा तब उसमें बताऊँगा। अब मैक्सिमम 2 0 इसके होते हैं, एग्जैक्टली नहीं, नॉट एग्जैक्टली। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 0 होते हैं, नॉट एग्जैक्टली। बस यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होते हैं, मैं फटाफट से इसको क्लियर करता हूँ। ए पॉलिनोमियल p of x of degree n has at most n zeros, that is it can be cross x axis at the most। याद रखिएगा, x एक्सिस को जितना टाइम जो क्रॉस करता है वही उसके जीरोस होते हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज यू शेप्ड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो यू शेप में होता है। आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया होगा, मैं अभी इसका प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा मैं उसको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि ये इसका जो ग्राफ होता है वो यू शेप में होता है। अगर ए पॉजिटिव हो तो ऊपर ओपनिंग की तरफ इसका अपवर्ड, ओपनिंग क्या होता है इसका अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ होता है। और अगर ए नेगेटिव हो तो इसका शेप जो होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। इसका ओपनिंग क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, एक पाराबोला जैसा बनता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कुछ प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे कितना बार कट कर रहा है ये 0 टाइम, यानी इसके जो 0 होंगे वो 0 टाइम होंगे। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो कितने बार,
1 टाइम कर रहा है कट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके 0 1 होंगे। 2 टाइम कट कर रहे हैं, 2 टाइम नहीं 3 टाइम, 1 2 3, इसका मतलब इसको 0 कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ भी 2 होंगे। अब आप इसका 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 कमेंट में फेंक के मारिए फटाफट से, कितने 0 होंगे, 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट चीज है फाइंड जीरोस बाय फैक्टर मेथड, स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि जीरो कैसे फाइंड करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो कैसे फाइंड करना है वो देखना है। वो फैक्टर मेथड से फाइंड करना है, स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। अब मैंने यहाँ देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना तो सबसे पहले उसको जीरो के बराबर कर देना है। जैसे मान लिया जाए 4x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको जीरो करना है। तभी क्या, क्योंकि मुझे जीरो फाइंड करना है। जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वैसा वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल को उस वैल्यू को रख दें तो ये पूरा टर्म जीरो हो सकता है। तो ऐसा कब होगा, मैंने आपको बताया है, ऐसा तभी होगा जब आप इसको जीरो के बराबर करेंगे। तब ऐसा वैल्यू ये खुद ही निकाल के देगा, ऐसा वैल्यू तब ये खुद ही निकाल के देगा कि अगर आप उसको इसमें रख दें तो ये पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई? होप क्या आ गई होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट इज रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग पावर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि सबसे पहले आपको, मैंने ये इसीलिए इसको किया स्टार मार्क, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबसे पहले इसको करना है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको फैक्टर या स्प्लिटिंग मेथड से बनाना हो, उसके ज़ीरो निकालने हो, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसके पावर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने। जैसे कि यहाँ देखा जाए, यहाँ पे देखिए x पावर 2 है तो यहाँ पे 2 के बाद 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, फिर जाके 1 है। क्या ये असेंडिंग हुआ क्या, या डिसेंडिंग में हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये 2 है, फिर ये 1 है, फिर ये क्या है, 0 है, x पावर 0 है। मतलब ये हमारे डिसेंडिंग में है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ देखा जाए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये असेंडिंग में है, ये डिसेंडिंग में, असेंडिंग में। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि यहाँ देखा जाए x² फिर 1 ये पावर 0, तो ये देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। नॉट क्या क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के इक्वल करना है। इस बात को समझिए कि मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो तो सबसे पहले मुझे इसको जीरो के बराबर करना है। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज हैं, जानते भी है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उस बच्चों के लिए कहता हूँ कि स्प्लिट कैसे करना है, कॉमन कैसे लिया जाता है, वो मैं बताऊँगा अभी। अब जैसे मैं बताऊँ स्प्लिट करना है, बताता हूँ। अब चलिए, अब मैं कहता हूँ कि एक जैसे 4 है, कोई 2 नंबर सोचिए और उस 2 नंबर को प्लस या माइनस करके 4 लाइए। तो मैं लाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो मैं क्या किया, 2 + 2 करके मैंने क्या ला लिया, 4 ला लिया। अच्छा, प्लस करके माइनस करके लाइए तो 6 - 2 आ गया। और भी आ सकते हैं, और भी आ सकता है 8 - 4, ये भी आ सकता नहीं आ सकता, बताइए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पेन को पकड़ूं तो ये हर जगह घूम सकता है, इस प्रकार से हर डायरेक्शन में घूम सकता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर कंडीशन 2 हो तो ये उसका यूनिक निकल जाता है। यूनिक मतलब कहे तो सिर्फ एक ही होगा, ये सिर्फ यहीं रहेगा, घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से हर जगह घूम जाएगा, नहीं। अब अगर 2 जगह इसको सेटल कर दिया जाए तो अब हिलेगा ही नहीं, तो ये यूनिक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि प्लस और माइनस करके सिर्फ मुझे 4 पूरा करना है। मैं बात करूँ -6 पूरा करो, तो -6 को कैसे पूरा करोगे आप? तो -6 को पूरा करने के लिए या तो आप क्या करोगे, -2 - 4 कर दोगे, -6 आ जाएगा मेरा। या फिर आप क्या करोगे, 2 - 8 करोगे, -6 आ जाएगा। अच्छा, क्या
8 माइनस 2 माइनस 6 को लाएगा क्या? नहीं। एक बात को याद रखना है, जैसे मैं बात किया कि -6 लाना है, आपको -6 बनाना है, -6 बनाना है। मेन बात साइन के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको -6 बनाना है, आपका नंबर मिला कितना? 8 और 2। कौन कौन सा नंबर मिला? 8 और 2। अब आपको पता भी है कि हम माइनस करेंगे तभी यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन मुझे 6 लाना ही नहीं है, लाना है मुझे -6। साइन को भी फोकस करना है, मुझे लाना है -6। तो -6 यहाँ पे कैसे आएगा? कहाँ पे माइनस दूँ, कहाँ पे प्लस देना ज़्यादा अच्छा रहेगा? ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस 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 क्या होता है? प्लस। इसका मतलब, और माइनस प्लस भी क्या होता है हमारा? माइनस होता है। अगर मैं दोनों जगह माइनस दे दूँ तो प्लस होके ये 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। दोनों जगह माइनस दे दूँ प्लस होके ये 10 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस जगह प्लस दे दूँ, इस जगह माइनस दे दूँ, क्या होता है देखते हैं। प्लस माइनस, ये घट करके मेरा 6 आ जाएगा। क्या -6 आया? नहीं आया। तो याद रखिएगा, अगर -6 पूरा करना हो तो उनमें से 2 नंबर आता है मेरे पास। कितने नंबर आते हैं मेरे पास? 2 नंबर। और घटाने के बाद अगर पूरा करना हो, माइनस करने के बाद पूरा करना हो, और 2 नंबर हो, तो उनमें से एक बड़ा नंबर होता है, एक छोटा नंबर होता है। और यहाँ पे माइनस लाना हो तो बड़े के पास माइनस रखिएगा और छोटे वाले के पास प्लस। इतना याद रखिएगा कि यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के पास माइनस ही रखना है, क्योंकि मुझे माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ पे माइनस साइन रखिएगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि -9 पूरा करना है, आपके पास है 6 और 3। अब आप बताइए, यहाँ पे सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या करने के बाद यहाँ पे -9 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्लस करने के बाद आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पे ओनली 9 आएगा। लेकिन आपको यही पता है कि माइनस माइनस दोनों जगह कर देंगे तो ये -9 आ जाएगा। तो यही बात को ध्यान में रखना है स्प्लिट करते समय, अलग करते समय। ठीक है, 2 नंबर है। जैसे मैं बात करूँ कि -4 आ गया। अब बताइए क्या करना है। आपके पास नंबर है, आपके पास नंबर है, आपके पास नंबर है 8 और 4 नंबर है। अब बताइए कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस। आपको पता है कि यहाँ क्या करेंगे तब कि मेरा 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ बताइए क्या है, कौन सा साइन है? माइनस साइन है। तो माइनस साइन है तो मुझे रिजल्ट में माइनस में आना चाहिए आंसर। आंसर रिजल्ट में मेरा माइनस में आना चाहिए, तो मुझे वो माइनस बड़े वाले के पास देना है, छोटे वाले के पास प्लस देना है, तब मेरा ये आ जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आया आपको? ठीक है। अब मैंने जो कहा था कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं 2 जगह से इसको बांध दूँ तब ये नहीं हिलेगा, लेकिन अगर एक जगह से है तो इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं इसको दोनों जगह से इसके बांध दूँ तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है इसकी ए पॉसिबिलिटी। तो इसकी कंडीशन सिर्फ एक ही थी, 4 पूरा करना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, 4 तुमको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक अलग पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, चलिए थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आपके पास 2 नंबर है, 6 और 2। 6 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, 12 आनी चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद नहीं, -12 आनी चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद आपके -4 आने चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आने चाहिए, आपके पास 2 नंबर है, और जोड़ने या घटाने के बाद यानी प्लस और माइनस करने के बाद -4 होने चाहिए। आपके पास 2 नंबर मिला कि भाई साहब 6 मल्टीप्लाई टू 12 तो हो रहा है, और 6 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो माइनस मेरा 4 भी आ रहा है। अब मेन बात आती है साइन की। मैं कहता हूँ अगर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 12 आ रहा है, आप निफिक्र हो जाइए, इसको लेकर के, सिर्फ इसको लेकर के नहीं। आप बस ये बता दीजिए यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस लाना है। आप देखिए, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को देखिए, साइन को मत देखिए, मैग्नीट्यूड को देखिए। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है? हाँ आ रहा है। माइनस करने के बाद 4 आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, आप इतना बार निफिक्र हो जाइए। अब ये सोचिए कि अब यहाँ पर जो है मुझे कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस देना है, ताकि माइनस करने के बाद मेरा -4 आए। तो यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के पास मुझे माइनस देना है,
और छोटे वाले के पास प्लस, तभी तो माइनस प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा यानी घटेगा, और घटेगा तो फिर ये माइनस में आंसर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 ही आंसर आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो -4 आंसर आएगा। बस यही हमारे स्प्लिटिंग, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बस था, ठीक है। ये होता है मेरा स्प्लिटिंग करेक्टली। कॉमन कैसे होता है? कॉमन होता है जैसे मैं बात करूँ कि 4x + 2। अब ध्यान से देखिए दोनों के पास क्या क्या है, 4x + 2 है। दोनों के पास आखिर क्या है? दोनों के पास जितना चीज़ है उस सब को खींच के लेके आ जाओ। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, देखिए यहाँ पे है कि नहीं बताइए, है ना 2, तो 2 है, तो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो खींच लिए इसके पास क्या बचा 2x, और इसके पास क्या बचा मल्टीप्लाई में 1 था तो 1 आ गया, ठीक है। ये था हमारा कॉमन लेने का तरीका, मैंने ज़्यादा इसको नहीं किया। अब सबसे पहले फाइंड द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं मुझे। पहला क्वेश्चन है x² + 6 + 5x। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? पावर के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको मैं कहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। सबसे पहले बड़ा वाला को करिए, फिर 5x + 6। अब फैक्टर मेथड में क्या है? अच्छा यहाँ नहीं, कुछ तो 1 रहता है, हमेशा लिख सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, ज़ीरो निकालना है तो सबसे पहले इसको ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि इसका ज़ीरो निकालना है मुझे। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, ये और ये। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 1 = 6 आ रहा है। साइन का भी ध्यान रखना है, इसके पास माइनस तो नहीं है, इसके पास माइनस तो नहीं है, वो भी ध्यान देखना है। दोनों प्लस में था इसलिए मैंने दोनों को प्लस में रखा, तो आ रहा है मेरे पास 6। अब 6 को हम फैक्टर करते हैं, मेरे पास 2 ही नंबर आए, 2 और 3। इसका मतलब हो गया कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के बाद 5x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +5x आना चाहिए, ओनली 5x नहीं, +5x। अब याद रखिए, अगर हर जगह प्लस प्लस है तो एकदम आप भाग्यशाली हैं। आपके पास जो मिला हुआ क्वेश्चन है बड़ा ही भाग्यशाली वाला क्वेश्चन है कि आपको प्लस माइनस का ध्यान ही मत देना है, सीधा हर जगह प्लस ही देना है। x² + 2x + 3x, याद रखिएगा ओनली 2 और ये 3 नहीं लिखिएगा, उसके साथ x के साथ लिखना है। अच्छा इसको आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसको स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं इसको, = 0। अब देखिएगा यहाँ पे 4 टर्म बन गए हमारे, 4 टर्म, तो 2 2 टर्म करके हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कॉमन लेने के लिए मैंने क्या कहा था, इन दोनों में देखिए दोनों के पास क्या क्या है, दोनों के पास 1 1 x है, एक्स्ट्रा मत लेना ना। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है तो 2 ले लिए, नहीं ऐसा नहीं, दोनों से बराबरी, यहाँ पे बराबरी चलता है, ऊपर नीचे नहीं, भेदभाव का कोई मामला नहीं है यहाँ पे। इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो 1 ले लिया मैंने। तो इसके पास 2 है तो 1 ले लिया, या कितना आ जाए 1 प्लस इसके पास 2, 1 x था, 1 ले लिया, तो मैं यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं इसके पास क्या क्या है, इसके पास है 3, और इसके पास भी है 3, क्योंकि 6 जो है हमारा 2 × 3 से तो बना है, तो 3 है इसके पास, तो मैंने ले लिया यहाँ पे +3 कॉमन, +3 कॉमन ले लिया मैंने। +3 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा x प्लस, और यहाँ क्या बचा हमारा 2, ठीक है, = 0। अब देखिए इनको और इनको कर लीजिए यहाँ पे प्लस, x + 3, और इनमें से और एक बात का ध्यान रखना है, आपने सही कॉमन लिया नहीं लिया ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि ये और ये इक्वल होना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहे, जैसे मान लिए x + 2 या x + 3 आ जाता, x - 2 आ जाता, तब ये गलत होता। तब मुझे फिर से चेक करना है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं करी। यहाँ देखिए दोनों टर्म मेरा बराबर हो गए, ये और ये बराबर होंगे, इसका मतलब मेरा कॉमन लेना सही है। अब क्या करेंगे, x + 3 होंगे हमारे, और ये हो गए हमारे x + 2, एक इससे = 0। आखिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे x + 2 को कॉमन ले लिया। देखिए ये और ये कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बचा मेरा x + 3, x + 3। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा मेरा यहाँ पे कि x
प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय एक्स प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0, और x इज इक्वल टू -3। क्या ये बात समझ में आई आपको? एक इसके 0 ये हो गए, क्योंकि इसका कितना है डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम 0 2 आएंगे। 2 एक तो आ गए, एक और आएगा, इसको लेकर आएंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 बाय एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू यहाँ -2। तो इसके जो है 0 क्या क्या निकलेंगे, तो जीरोस, इसके जीरोस होंगे हमारे x इज इक्वल टू -3 एंड -2। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ऐसे इसको जीरोस निकालने हैं। और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, जैसे t² 15, ये आपके NCERT में भी है, ये मैंने यहाँ पे 7 नंबर में इसको रखा है। t² -15 ये होगा, ये है। इसके 0 फाइंड करने हैं, 0 इक्वल करो सबसे पहले। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, एक तो शॉर्टकट ऐसे करो, t इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस में √15। अब ऐसा प्लस माइनस में ये क्यों आया मैं बताता हूँ आपको, ये प्लस माइनस में क्यों आया मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ये तो हो गया आपके इजीली, फटाफट से निकल गया। लेकिन मैं बात करूँ इस प्रकार से, क्या आप इस फॉर्मूले से परिचित हैं, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। होप कि आप जानते होंगे इसको, और नहीं जानते तो याद कर लीजिए, बहुत काम आते हैं आपके। t² -15, 0 निकालने हैं तो 0 के बराबर करने हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक आपको। अब इसके बाद फिर ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला पे इसको लाना है। a पे तो स्क्वायर है, लेकिन b पे कैसे स्क्वायर लाऊं, ला सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 4 है, 4 है, इस पे स्क्वायर लाना है, बताओ क्या करें? कुछ नहीं भैया, इस पे रूट चढ़ा के स्क्वायर लगा दो इसका, बात तो बराबर ही है ना, है? बताओ, सोचो थोड़ा, थिंकिंग लेवल बढ़ाओ। यहाँ पे t² माइनस, यहाँ पे क्या करना है मुझे, √15 का स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ पे हमारे 0। यहाँ तक में समझ में तो आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक। अब क्या करना है फिर, अब कुछ नहीं करना है जी, आगे बढ़ते रहना है, जो जो ये डिमांड करे उसको पूरा करना है। ये कहता है मेरा डिमांड है कि इसके फॉर्म में लाओ भैया, क्योंकि मैं तो ये हूँ, अब मेरा अलग रूप दिखो। अलग रूप क्या, तो a + b, या क्या होगा t + √15, फिर a - b इंटू t - √15, हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 4x = अगर 3 रहे, तो इस वाले को यहाँ रखने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 नीचे 4 कर देता हूँ इसको। उसी प्रकार से यहाँ भी करते हैं, और पीछे भी उसी तरीके से किए थे। मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि t + √15 इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं 0 बाय t - √15। तो ये पूरा टर्म मेरे 0 के बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t + √15। देखो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, वरना इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। t इज इक्वल्स टू -√15 हो गया मेरा, एक t का वैल्यू मेरा माइनस में दिया गया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, कैसे, सेकंड कंडीशन में, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, इस वाले टर्म को इस बार मैंने इधर किया था, इस बार मैं इस वाले टर्म को करूँगा, ठीक है। तो t - 15 इज इक्वल टू 0 बाय t + 15। जिसको समझ में आ रहा है वो 2x में करके देख लो। t - 15 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएंगे। तो अब ये बताओ t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस में आ गए, तो मतलब t के वैल्यू एक माइनस में और एक प्लस में। तो क्यों आए प्लस माइनस में, क्या पता चला, होप कि आपको पता चल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब आपको ये सारे सवाल करने हैं, ये सारे क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे पहला काम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। दूसरा इक्वल टू 0 लिखना है। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्या, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद मिडिल वाले टर्म जो है प्लस या फिर माइनस करने के बाद, प्लस या माइनस करने के बाद, फैक्टर करने के बाद दो नंबर, कितने नंबर, दो नंबर ऐसे चुनने हैं। उसी फैक्टर में से दो नंबर ऐसे चुनने के है कि प्लस या माइनस करने के बाद मिडिल वाला टर्म पूरा हो और मिडिल वाला टर्म, और जो जो तूने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया था और जितना आया था, मल्टीप्लाई करने के बाद उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, ये जो फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आया था। तो इतना करना है। उसके बाद फिर पांचवा कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद फिर समझ रहे हो क्या क्या करना है, आगे बस डेरिवेटिव से है। अब यहाँ पे एक और आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हाँ, रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन बहुत सारे होते हैं। रिलेशन ऐसे होते हैं, रिलेशन मतलब क्या है, रिलेशन मतलब मैं बताता हूँ आपको। रिलेशन क्या होता है कि अगर एक को कुछ होता है, रिलेशन कम से कम दो के बीच में होगा, कम से कम दो, ज़्यादा 3 4 5 6, इन सब के बीच में। रिलेशन में क्या होते हैं कि अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरे को भी इफेक्ट पड़ता है इसका। दूसरे को कुछ हो जाए तो पहले वाले को बहुत इफेक्ट पड़ता है, और पहले वाले को पड़े मतलब किसी को भी हो, वो उनमें से सभी को इफेक्ट पड़ेगा जो उस रिलेशन में रहेंगे। ठीक है, वो होता है मेरा रिलेशन। रिलेशन तो यही कहता है ना मेरा। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं जीरोस किसको कहते हैं। जैसे मैं लिखूँ एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx+c। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हाईएस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस, इसके मैक्सिमम जीरो दो हो सकते हैं, अल्फा बीटा, ये दो जीरो हो सकते हैं। इसके कोफिशिएंट क्या है जी, इसके कोफिशिएंट है इसके वेरिएबल के जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके वेरिएबल के जो प्रोडक्ट है। ये भी है क्या, हाँ भैया ये भी है। यहाँ तो ये वेरिएबल है कि नहीं बताइए। तो ए बी एंड सी ये है भी सभी आपके क्या होंगे, कोफिशिएंट। ये सभी क्या है हमारे, कोफिशिएंट है किसके, इसके। तो ये जीरो होंगे, ये कोफिशिएंट होंगे। तो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए मुझे। ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखता है, क्या मतलब है, इस जीरो को क्या करें और ये किसके बराबर हो जाएगा, यही रिलेशन। ठीक है, अब 10 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए। ये 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का ये आधा है और इसका पूरा यहाँ पे है। और जितने सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जहाँ से लगा था मैंने वहाँ से किया था। और इसका सेकंड पार्ट आएगा इसका, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसके और भी है, जैसे के की वैल्यू निकालने के लिए या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वही मैं बताऊंगा। तब तक ये पार्ट 1 है मेरा, इसका 2 वीडियो आएंगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और सेकंड वीडियो में मैं इसका अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसके रिलेशन देख लें। रिलेशन में क्या है, कुछ नहीं है। रिलेशन में क्या रखा है भैया, रिलेशन तो जानते हो क्या होता है, आप लोग तो बड़े छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, देन x माइनस ए नहीं हुई है, अल्फा है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका क्या मतलब हो, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं दोनों बातों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा अगर इसके जीरो है
जीरो एक्स का क्या मतलब हुआ, यानी एक्स का वैल्यू अगर मैं अल्फा रखूँ या एक्स की वैल्यू में अगर बीटा रखूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं अल्फा रखूँ, एक्स की वैल्यू बीटा रखूँ और ये ज़ीरो हो जाए, तभी तो ये दोनों ज़ीरो कहलाएं, है ना। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। अब सुनिए, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे, बहुत धूमधाम से अच्छे से पढ़े होंगे, है कि नहीं। अब ये बताइए, जैसे मुझे 4 की फैक्टर निकालनी है, तो 4 की फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 एंड 2। 6 का फैक्टर निकालो, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 जिसका फैक्टर होता है, ये 2 एंड 3 जिसका फैक्टर होता है, यानी कि 6 का जितने सारे फैक्टर हैं उससे डिवाइड है ये, यानी कि ये डिविजिबल है। मतलब जो जिसका फैक्टर होता है वो डिविजिबल होता है। ध्यान से देखिए, जैसे कि 2 जो है, 2 इसका फैक्टर है, मतलब 6 जो है 2 को डिवाइड करेगा, सॉरी 6 आई मीन 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा, 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा, 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा। फैक्टर है तभी डिवाइड करेगा, फैक्टर में अगर ना हो तो वो डिवाइड नहीं करेगा, फैक्टर में अगर है तो डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, आगे अब काम आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा, मैं बताता हूँ उसको। कि ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इधर कर लूँ तो एक्स माइनस ये अल्फा हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, और ये एक्स माइनस बीटा हो जाएंगे, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा अगर इसके 0 हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये और ये इसको डिवाइड कर देंगे, ये और ये इसको, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। आपने पढ़ा ही होगा ये वाला डिवाइड कैसे देते हैं, मैं बता भी दूंगा कैसे डिवाइड देते हैं। अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं, इसका क्या रिलेशन है। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बीटा, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अच्छा, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्यूब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाना होगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे 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 अरे, ये पूरा नहीं लिखा गया है, इसका क्या होगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। ये यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत टाइपिंग है, ये होगा इसका, ठीक है।